हाँ, आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल और आज हमारे साथ मौजूद हैं मित्तू राजपूत जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। और लेफ़्ट साइड भवानी ठाकुर जी, ये भी सोशल काम काफ़ी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट ही हैं। और आज हम इनके गृह में पहुंचे हैं। इन्होंने कॉल की थी ऑफिस में। इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, बिल्कुल वेद मंदिर के बिल्कुल सामने इनका ऑफिस है। और काफ़ी सोशल काम ये करते रहते हैं। वहाँ मैंने देखा 2 दिन पहले यहाँ पे गए थे, PHE की पाइपें फटी हुई, पूरा उन्होंने पूरी वीडियो वगैरह बनाई है। उसको हम अलग से एक इंटरव्यू लेंगे। पर जो आज का जो मुद्दा है, हम इनसे ये बात करना चाहते हैं मित्तू राजपूत जी से। पहले तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया जी। नमस्कार, मैं सबको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल बोलूँगी। आज का मुद्दा जो है वो सबसे हटके है, अलग से है, क्योंकि हमेशा लोग औरतों के लिए बोला जाता है या पॉलिटिशियंस के लिए, लीडर्स के लिए, मगर जो हमारे आदमी लोग हैं, मेल के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आज का टॉपिक जो है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेल। तो उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्योंकि मेल की तो कोई सुनवाई कहीं पे है ही नहीं है, किसी भी जगह पे। चाहे आप पुलिस थाने देख लीजिए, चाहे आप कोर्ट कचहरियाँ देख लीजिए, या तहसीलदार के ऑफिस देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए तो बहुत से मेल जो है मेरे पास आए, गाड़ीगढ़ से आए, ये चट्ठा से आए हैं, अरनिया से आए, तरेवा से आए, क्योंकि मैं 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनमें मेरा जो है वो दौरा रहता ही रहता है। सोशल वर्क जो करना हमने, कभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, कभी दूसरी में, जैसे बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी है, नगरोटा है, जम्मू ईस्ट है, वेस्ट है, तो ऐसे हम लोग घूमते रहते हैं। दुर्गा नगर का इलाका ले लीजिए, फिर इधर अखनूर साइड का ले लीजिए, रियासी का ले लीजिए, सुंदरबनी तक का हम लोग घूमते हैं। उधर से सांबा हो गया, बड़ी ब्राह्मणा हो गया, ये सब यहाँ के लोग मेरे पास आते रहते हैं। तो अक्सर यही कहते हैं कि मैम हमारे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो आज हम जो है, ये आप जो भी कोई हम लोगों को सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए कि आज मैं अपने भाइयों के लिए, जो मेरे डिवाइन सोल्स भाई हैं, उनके लिए, कि उनके साथ भी तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं, घर के अंदर, घर के बाहर, तो उनके बारे में हम बोलेंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस, जैसे कि मैं काफ़ी फॉलो अप करती हूँ, कोर्ट कचहरीज में जाती हूँ, एडवोकेट्स के पास बैठती हूँ, सब जगह आती जाती रहती हूँ। तो वहाँ देखती हूँ मैं कि काफ़ी जो आदमी लोग हैं, मेल लोग हैं, कई डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई रो रहे हैं। उनके साथ भी मैंने बातें की हैं, उनको रोते हुए देखा है कि वो यही कहते हैं, देखो जी मेरी बीवी ने ऐसे किया, हमारे ऊपर फेक, मतलब मेरा मतलब कहने का कि फेक जो है वो उनके ऊपर वो केसेस बनाए जाते हैं, मर्दों के ऊपर फेक केसेस बना के। क्योंकि आजकल की जो कुछ औरतें हैं, उन औरतों को मैं अपनी बेटियां भी कहूँगी, बहनें भी कहूँगी, मतलब उस तरह से हर चीज़ से कहूँगी कि ऐसे फेक केसेस, क्योंकि जैसे अरनिया से लोग आए तो वो ये कहते हैं कि आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं, 1 महीना शादी करती हैं, महीने के बाद डाइवोर्स केस फाइल कर देती हैं, और फिर जो उसका घर वाला, चाहे वो काम करता है, चाहे नहीं करता है, चाहे स्टूडेंट है, कुछ भी है, 25 लाख दो, 30 लाख दो, 8 लाख दो, 10 लाख दो, ये वो डिमांड करती है। मगर मतलब कि वो शादी नहीं, हम उसको शादी नहीं कह सकते, वो एक बिजनेस हो गया, वो एक बिजनेस बना दिया है शादी को, कि फिर वो डिमांड करती हैं कि ऐसे फेक केसेस में। और उन फेक केसेस में उन मेरे भाई हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको डराया जाता है कि आपके ऊपर हम सेक्शन 498 लगा देंगे, मतलब झूठा केस बना देंगे, 406 का बना देंगे, ठीक है, दहेज के केस हो गए, रेप के केस हो गए, झूठे रेप के केस, जेठ के ऊपर केस डाल दिया, ससुर को फंसा दिया, मतलब देवर को फंसा दिया, ऐसे करके, या अगर ननद है उसके हस्बैंड को फंसा दिया, इसने ऐसे किया। और होता कुछ भी नहीं है, असल में कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, ना कोई पुलिस में गई होती है, मगर केसेस में लिखा होता है। और लिखने वाले कौन हैं? हमारे वकील भाई, चंद, सभी नहीं मैं कहती, बहुत अच्छे वकीलों को पता होता है कि ये केस गलत है, झूठा है, पता होता है। सभी नहीं, देखो हम सभी वकीलों को नहीं कह रहे, जो कुछ वकील हैं सिर्फ पैसे के लालच के लिए ये झूठा काम करते हैं, उनके लिए कहीं सारे वकील नाराज ना हो जाएं। भाई सारे वकील हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, वकील हमारे बड़े रिलेशन अच्छे हैं वकीलों से। ये उन वकीलों के बारे में कह रहे हैं कि जो जानबूझ के पैसे के लिए
2, 4, 5, 10 लाख के लिए मैं कुछ ना कुछ कहानियां झूठी गढ़ते रहते हैं। और लड़के जो हैं और लड़के वालों को मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है, देखो जी आप 25 लाख नहीं दोगे, 15 लाख नहीं दोगे, 10 लाख नहीं दोगे तो चलो हम आपके ऊपर जो है केसेस फाइल करते हैं। जबकि कहते हैं कि कहना आसान है, मगर जो झूठे आरोप लगते हैं उनको तो साबित भी करना होता है ना, एविडेंस भी तो होनी चाहिए ना कि आपने केस लगाए हैं, तो उसके एविडेंस का टाइम आता है तो कुछ भी नहीं। तो मैं यही अपील करूंगी कि अपनी सरकार को, ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी जनाब मनोज सिन्हा साहब को, और हमारे जो बहुत ही हॉनेस्ट ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब हैं, और राजनाथ सिंह जी, आप तो डिफेंस मंत्री भी रह चुके हैं, अमित शाह जी, कि देखिए कि जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। एक रिसेंट में आपको केस सुनाती हूँ कश्मीर का, जो कि पेपर्स में भी आया था, डेली शेल्चर जो था उसने भी छापा और बड़ी बड़ी अखबारों में वो आया था कि एक कश्मीर की लड़की, उसने क्या किया कि अपने ही हस्बैंड को उसके ही घर से निकाल दिया, उसके घर से निकाल दिया, फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस के केस लगाए, उससे मेंटेनेंस भी लेती रही और उसको घर भी नहीं आने देना। वो लड़का, उसने बहुत हिम्मत रखी, उसने 8 साल वो केस लड़ा और एंड में फैसला क्या हुआ, उस लड़की को पेनल्टी देनी पड़ी लाखों के हिसाब से, और 6 महीने उस लड़की को जेल हुई, मगर फ्रॉड केस, ऐसे फ्रॉड केस। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। किसी बच्चे ने बहुत बड़ा मतलब जज बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अच्छे छोटे छोटे केसेस जो फेक जो हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। उसमें हमारी पुलिस भी मदद करती है, इन्वेस्टिगेशंस नहीं करती है, बोथ साइड इन्वेस्टिगेशंस हमने, जबकि हम पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं दोनों साइड की सुननी चाहिए। दोनों साइडों को पहले देखो, सुनो, एविडेंस लो। एविडेंस के बिना आप कैसे मतलब कि केस फाइल कर सकते हो? कुछ लड़कियों के साथ तो सच में होता है और वो एविडेंस उन्होंने रखे होते हैं, तो एविडेंस के बेस पे, आप एविडेंस कोई नहीं है, ऐसे सुनी सुनाई बात के ऊपर आप लोग ऐसे हरासमेंट करते हैं। तो जो हमारे बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पोजीशन होल्डर्स बच्चे, शाइनिंग स्टूडेंट्स बच्चे, तो वो अपनी मतलब उन बच्चों की लाइफ को रुइन कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, सास ससुर की सेवा नहीं करनी, ससुर के ऊपर आरोप लगाने, जैसे मैंने कहा, क्या कोई एविडेंस है ससुर के ऊपर आपने? हाँ, अगर ससुर को कहना जी ससुर जो है वो मेरा 9 फरवरी को ससुर ने मेरे साथ रात को ऐसे किया, तो क्या आप रात को थाने गई, आपने मेडिकल कराया? क्या उस मोहल्ले में जहां आपके पास रेप हुआ वहां के कोई गवाही है? वहां कोई एविडेंस है आपके पास? क्या पुलिस ने देखा कि क्या वाकई ही इस लड़की के साथ ऐसे रेप हुआ है? इसके ससुर ने रेप किया है, इसके जेठ ने रेप किया है, इसके देवर ने रेप किया है, इसके पड़ोसी ने रेप किया है, या वो बातें खाली हवा में है? और इतनी शान से कोर्ट में आना और लड़कों से पैसे की डिमांड करना, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं तो मतलब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं ऑनरेबल जितने भी हमारे कोर्ट हैं, चाहे वो मुंसिफ कोर्ट हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं कि सेशन कोर्ट हैं, या ये फैमिली कोर्ट हैं, मैं उन जजेस को अपील करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मर्दों की साइड को भी देखो, क्योंकि मर्द लोगों को की तो हमारी सोसाइटी में सुनवाई है ही नहीं है कि मर्दों के साथ भी कितनी हरासमेंट होती है। कई इनोसेंट मर्द, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ तो होते हैं, कईयों ने तो किए होते हैं, कुछ जो इनोसेंट लोग हैं जिन बच्चों के ऊपर फेक केसेस बनाए हैं पुलिस के साथ मिलके, पुलिस को पैसा खिलाया और लड़के वालों को पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए आप बताइए कि क्या करना चाहिए? देखो अभी चलो मित्तू राजपूत जी ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जैसे वुमेन सेल्स खुले हुए हैं, अभी मेन सेल्स भी खुलने चाहिए। अभी हम भवानी ठाकुर जी, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगी। अगर सर मर्दों पे वायलेशन है, वो मर्द क्या करें, मर्द कहाँ जाएं? जैसे वुमेन सेल खुले हुए हैं, मर्दों के लिए कौन सा सेल खुलना चाहिए? नमस्कार सब लोग जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, उनके लिए उन सबको नमस्कार करता हूँ। जी हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि फीमेल्स के लिए वुमेन सेल्स बने हुए हैं, मेल्स के लिए भी बनने चाहिए सेल्स, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट वुमेन आर हैरेस्ड, मेन आर ऑल्सो हैरेस्ड। तो फेक केसेस, फ्रॉड केसेस कुछ औरतें जो आदमियों पे लगाती हैं, आदमियों को हैरेस करती हैं, तो ऐसे आदमी कहाँ जाएं? जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जिनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, वो आदमी कहाँ जाएं? उनकी सुनवाई कहाँ पे हो? हमें पता है लॉ जो है इज़ इन फेवर ऑफ वुमेन के फेवर में। मेंटेनेंस वुमेन ले सकती हैं, 3 कोर्ट से ले सकती हैं किसी भी मेल के खिलाफ, जिसने कोई वायलेंस भी नहीं किया हुआ उससे भी मेंटेनेंस ले लेती हैं। फेक केसेस रेप अटेम्प्ट के लगा देते हैं,
विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कुछ भी किए वुमेन के फेवर में लॉ, अगर औरत ने बोल दिया तो बोल दिया, मेल की साइड को नहीं देखा जाता, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग एंड देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ सेल दैट शुड फोकस ऑन मेन एंड हियर देयर केस ऑल्सो, हियर देयर वॉइस ऑल्सो, उनकी आवाज़ को भी सुनना चाहिए, उनके दर्द को देखना चाहिए, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर जब ऐसे केसेस लगते हैं तो फिर इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। हाँ जी हाँ, सुसाइड की कगार तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सरकार को देखना चाहिए कि जो औरतें खाली लॉ का फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि लॉ उनके फेवर में है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस वो लगा देती हैं, मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो लगा देती हैं, एक फैमिली में डिवोर्स में भी वो क्या कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस मांगती हैं। जो लड़कों की तरफ कोई लॉ बनाइए आप, लड़कों का जेन्युइन जो लड़कों के ऊपर जिनके साथ हैरेसमेंट हो रही है वो कहाँ पे जाएं, वो अपनी प्ली कहाँ पे करें। जो लड़कियां ऐसे ही केस लगाती हैं फिर उनके ऊपर केस होना चाहिए ना, फ्रॉड केसेस लगाने के लिए उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, पर वो एक्शन होती नहीं है क्योंकि केसेस इतनी देर तक चलते हैं, 10-10 20-20 साल तक। तो उसके बाद कब इंसान डिफेमेशन का केस करेगा, कब उस पर रॉन्गफुल एलिगेशन लगाने का केस करेगा। इंसान के ऊपर एक मेल जो रिस्पेक्टेबल मेल है, अगर आप उस पर रेप अटेम्प्ट का चार्ज लगाते हैं, उसकी सोसाइटी में तो इज्जत ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब कहते हैं कि हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्नाइज नहीं हुई है, तो अगर ऐसा एलिगेशन ही लग जाए ना अलग, तो किसी शरीफ इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार को देखना चाहिए जब ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए भाई ऐसा हुआ भी है या नहीं है, लड़की खाली ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे एलिगेशन लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सीरियस एलिगेशन, जब रेप का मतलब क्या होता है, आपने एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला, कोई लड़की अगर अपने ही ससुर या अपने ही देवर पे इल्ज़ाम लगा रही है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने एफआईआर लगा दी या एक बार केस में कोर्ट में केस लग गया, इंसान की इज्जत जो होती है ना वो वापस नहीं आती। और फैसला सर, फैसला इतनी लेट होता है हमारी कोर्टों में, 15-20 साल तो ऐसे लग जाते हैं और 20 साल में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है बंदे की। हाँ जी बताइए। जैसे कि इसने कहा कि आदमी की इज्जत खत्म हो जाती है, रूइन हो जाता है। जो रिस्पेक्टेबल आदमी होते हैं, जिन्होंने किया कुछ नहीं होता, वहाँ 50% लोग तो सुसाइड कर लेते हैं कि देखो मैंने सारी उम्र जो है ईमानदारी से गवाई, तो एंड में आके तो ये बहू जो है ये मुझे मेरे ऊपर रेप का केस लगा रही है, वो भी कौन सा झूठा। ना तो उसने डॉक्टरी कराई, या तो मेडिकल कराती कि उसके साथ ऐसे हुआ है, ना मेडिकल कराया है, ना उसने कोई रिपोर्ट कराई है थाने में। तो मतलब ऐसे तो जो बच्चे और जो ससुर जो देवर सुसाइड करेंगे इस हरासमेंट के कारण, उसका कौन जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा? एडवोकेट जिम्मेवार होगा, कोर्ट्स जिम्मेवार होंगी, या पुलिस जिम्मेवार होगी? कौन जिम्मेवार होगा सर? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सुसाइड? अगर वो सुसाइड कर लेते हैं वो बच्चे जिनकी हरासमेंट हो रही है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और आपने देखा कि औरतें क्या कर रही हैं, आपने देखा अभी हमने 2 दिन पहले चोरली गांव, सर चोरली गांव में हम गए थे, वहाँ पे चोरली गांव में वहाँ पे गए, वहाँ पे चार औरतें चिट्टे का धंधा कर रही थी और वो औरतें होना, अभी औरतें होने का वो फायदा ले रही थी, और औरत होने की वजह से कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई थाने में कंप्लेंट करता तो उन्होंने सिर्फ झूठ बोल देना, भाई ये कपड़े फाड़ने आया था, रेप करने, उसी बंदे को उठा के मतलब कि उल्टा उसी पे एक्शन होती है। देखो ना, मैंने खुद आपका वो सीसी फुटेज पूरी देखी है आराम से, क्योंकि मैं सारा मीडिया मेरे को जानता है पूरा। वो जो हमारा चैनल पे वो लाइव चल रहा था चोरली गांव में, जहां 25-30 बंदे जो ड्रग बच्चे लेने जा रहे थे उनको बांधा, और पूरे जम्मू ने वो वीडियो देखी, इन्होंने भी देखी। जी बताइए। वो लाइव मैंने पूरा देखा कि कैसे वो औरतें जो ड्रग पेडलिंग का काम करती हैं और जब वो पकड़ी जाती हैं तो वो फिर क्या करती हैं कि जो वहां कंप्लेन करने जाता है अरनिया थाने में या आरसपुरे थाने में, क्योंकि मैं उस एरिया की वो ये बिश्नाह की बात बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं बिश्नाह की लीडर हूँ, वो बिश्नाह में आता है अरनिया थाना, कोठे जिनका अपना कोठा गांव, और वहां के लोगों ने बड़ी हिम्मत की है जी, बड़ी हिम्मत की उन लोगों ने। फिर ये क्या करते हैं, जो वहां कंप्लेन करने जाता है कि वो औरत ड्रग पेडलिंग का काम करती है, तो उस आदमी के अगेंस्ट रेप का केस डाल देती हैं कि कपड़े फाड़ के चली जाती हैं कि ये देखो मेरा रेप किया है। एक्चुअली हुआ कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ये इज्जतदार वो फिर सुसाइड ही करेगा तो कहाँ जाएगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मोहल्ले वाले मैडम इतने तंग आए थे, बोलते थे भाई इनकी सुनवाई इतनी है थाने में, ये सिर्फ बैठे बैठे थाने में फोन मार दें और जो कंप्लेंट करता है उसके खिलाफ एक्शन होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये औरतों का देखो, औरतें मिसयूज कर रही हैं पावर को, उनका ला जो है ना उनके फेवर में है और उस ला का मिसयूज हो रहा है, और ये मिसयूज क्या होता ही रहेगा।
नहीं, ये मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हम आज वार्ता कर रहे हैं कि ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये हायर अथॉरिटीज को हमारी आवाज जानी चाहिए। अमित शाह जी, आप मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे पता हो, आप मेरे बड़े भाई हो। मोदी जी, आप भी देखते हो, और राजनाथ सिंह जी, आप बड़े क्लोज से मेरी वीडियोस देखते हो। डॉक्टर जितेंद्र जी, आप भी देखते हो। अशोक कौल जी, आप भी देखते हो, आई नो दैट। और मैं एलजी साहब भी मेरी वीडियोस देखते हैं। एलजी साहब, आप निचोड़ निकालिए कि वो लोग जब सुसाइड कर लेंगे, ईमानदार लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया मगर बहू ने एलिगेशंस लगाए हैं, तो वो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो औरतें जो अपना राइट्स का मिसयूज कर रही हैं, या वो पुलिस थाना रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो कोर्ट कचहरियां रिस्पॉन्सिबल है जो सुनवाई जहां पे मर्दों की नहीं हो रही है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लेंगे। एलजी साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड ऑफ दीज पीपल? Who will be responsible? I am asking to Honorable Prime Minister of India, मोदी जी, इस बात का जवाब दीजिए, इसमें अमेंडमेंट करिए, मर्दों के लिए भी तो कोई लॉ बनाइए। मैं हमेशा वीमेन के लिए बोलती हूँ और वीमेन के लिए काम किया, मगर आज मैं देख रही हूँ कि आज की वीमेन्स ने तो शादियों को एक धंधा ही बना दिया, बिजनेस बना दिया है। बेचारे देवर जेठ आ गया, ससुर आ गया, या फिर वो ननद का घरवाला आ गया, या आस पड़ोस के लोग आ गए, बस पैसा ऐंठा और चलते बने। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अपने हमारे कानून के अंदर अमेंडमेंट्स लाइए। जैसे मैंने पुलिस के लिए बोला कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अमेंडमेंट्स लाइए कि पुलिस की जब भी भर्ती की जाती है तो वो बच्चे जो हैं LLB ग्रेजुएट हों, ताकि कि वो सारे आर्टिकल्स जाने, क्रिमिनोलॉजी को उन्होंने पढ़ा हो, सभी सेक्शंस लगाएं, और वो FIR काटते समय वो 10 बार सोचें कि हमें बहुत पार्टीज इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर हम FIR लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये देखिए कि मर्दों के साथ जो ये हरासमेंट हो रही है कोर्ट कचहरियों के अंदर, थानों के अंदर, तहसीलदारों के पास, मर्दों को इतना, इनोसेंट मर्दों को, मैं इनोसेंट मर्दों की बात कर रही हूँ, भूमाफिया की बात नहीं कर रही। भूमाफिया है कोई, शैतान है कोई, उसको मत छोड़िए, मगर जो इनोसेंट लोग हैं, जो नशेड़ी है उसकी भी मतलब, नशेड़ी है जो नशा करते हैं उसके खिलाफ है हम। हाँ, नहीं, ड्रग पेडलर्स के लिए तो मैं ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसमें CID डिपार्टमेंट जो है वो हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि CID सिविल ड्रेस में हर ड्रग पेडलर के पास जा सकती है। और मैं एक अपील करती हूँ इस एक्सेलेंसी जनाब गवर्नर साहब से कि गवर्नर साहब, CID की टीमें जगह जगह पे तैनात कर दो, बॉर्डर्स पे तैनात कर दो, थानों के आसपास तैनात कर दो, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं इनके साथ पुलिस मिली हुई है। CID को पता है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे हम गए थे चोरली गांव में, क्या वो चिट्टा बिक रहा है, 4 औरतें बेच रही, लोग कह रहे 7 साल से। पर जब वहाँ एक लड़के की मौत हुई तो उसके बाद रात को मौत हुई तो वहाँ पे SHO साहब भी कह रहे थे भी नहीं जी इसकी फ़ोटो नहीं खींचनी है। फिर वहाँ मेरे कुछ आदमी थे, उसके बाद मुद्दा हाईलाइट हो गया, 7 साल से बेच रहे हैं। तो CID को पता नहीं है। लाइव में ये भी बता रहे थे, लोग भी बता रहे थे कि जो चिट्टा बेचते हैं सबसे पहले उन्हीं के बेटे की डेथ हुई। बिल्कुल, हाँ। जो चिट्टा बेच रही हैं, जो ड्रग पैडलर्स हैं, उन्हीं की डेथ हुई। देखो, जो पड़ोसी मुल्क हैं वो 100% कामयाब हो गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, 25-30 बच्चे थे जो पुलिस ने अरेस्ट किए। मैडम, एक घंटे में 30 बंदे पकड़वाए। हाँ। वो कौन पकड़वाए? छोटे छोटे बच्चे, 13 साल 14 साल के, और घर से चावल चोरी करके। मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं कि बिल्कुल वॉलंटियर होकर, डर नहीं रहे हो, ना गोलियों से ना शूट आउट से, बिल्कुल नहीं डर रहे हो, और देश के लिए एक भगत। और मैं भी रानी झांसी से कम नहीं हूँ, मगर सच के साथ हूँ, ईमानदार हूँ और सच के साथ हूँ। और बच्चे घर से सामान चोरी करके, भवानी ठाकुर जी, बच्चे घर से सामान चोरी करके, चावल ला के, और वहाँ से जो औरतें थी, जो ड्रग पैडलर थी, वो जो धंधा कर रही है पिछले 7 साल का, जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, उनको घर का सामान वहाँ से उसको ड्रग ले रहे हैं। पर औरतें मतलब कि इनको जानबूझ के आगे किया जा रहा है, क्योंकि उनके फेवर में कानून है। अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो पुलिस जो है कंप्लेंट करने वाले को ही पकड़ लेगी। यही बात उस गांव के जो चोरली, जो कोठे गांव के लोगों ने मुझे कहा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी हाँ, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि विमेन के फेवर में है लॉ, तो वो ऐसा बिजनेस कर रही हैं। बैक एंड पे कोई और कर रहा है, बट फ्रंट साइड पे उन्होंने विमेन को आगे कर दिया, बिकॉज पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी गुड, वेरी बैक एंड पे तो कोई और मास्टरमाइंड है, बट फ्रंट एंड पे बैक एंड पे लॉ गुज्जर, हमें वहाँ पर गए थे, जो लॉ गुज्जर वहाँ पे एक बड़ा डॉन बना है,
बैक एंड पे लॉ गुजर है, उसने अभी नया तरीका अपना लिया फ्रंट पे, जिससे पुलिस एक बार डर के वो भाग गया था या जो भी है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। अभी पुलिस भी अच्छा काम करे, मैं देखा कि पुलिस एक्शन में आ चुकी है, पर नीचे वाले स्तर पे कुछ बेईमान आदमी हैं जो इनके साथ वो पैसे के चक्कर में थोड़ा ये जो चिट्टा है वो बिकवा रहे हैं, देश से गिरदारी कर रहे हैं। सर बताइए आगे। जी हाँ, क्योंकि उनको पता है वुमेन आसानी से बच जाएंगी, वो दूसरे पे केस लगा सकती हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा अगर वो ऐसा बिजनेस भी कर रही हैं। और बच्चों को, जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है ऐसे बिजनेस में। तो स्टूडेंट्स को, जो अंडर, आप बोल रहे हैं 13-14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। वो जो इसको कर रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को, कि जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़े, जो जिसने ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं रैकेट जो चल रहा है ये ड्रग्स का, उसको बस्ट करे, वहाँ पे ध्यान लगाए। वुमेन तो हैं, उनको केवल इसलिए फ्रंट पे रखा हुआ है ताकि वो इजीली एस्केप कर सकती हैं, दूसरे उनको पकड़ने का चांस कम है, बिकॉज वुमेन की कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं करता। और अगर वो पकड़ी भी जाएं तो दूसरा जो क्या कहते हैं दूसरी पार्टी जो उनके खिलाफ है, वो उनके खिलाफ ही केस लगा देंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो वुमेन जो है हमेशा सही नहीं होती, हम गलत भी होती हैं, और उनका यूज़ भी किया जा रहा है, क्योंकि कोई और जो है उनको आगे करके कोई और वुमन को ढाल बना के चिट्टा बिकवाया जा रहा है। एक जगह की बात नहीं है, काफी अपने पीछे भी लड़कियां पकड़ी गई जो चंडीगढ़ में जा रही थी चिट्टा वगैरह लेके। पुलिस अच्छा, पुलिस भी क्या करे, अभी जो सोर्सेस हैं वो ही बिक जाते हैं, जो सीआईडी वाले वो रिपोर्ट ही ठीक नहीं देते, ऊपर से बड़े बड़े अधिकारी भी क्या करें। अभी मेरे ख्याल में अधिकारियों को खुद ना नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था, छोटे ऑफिसर करते हैं, जैसे कि कांस्टेबल्स हो गए, एएसआई हो गया, चौकी ऑफिसर हो गया, एसपीओज हो गए, एसएचओ तक जो है, वो एसएचओ से जो ऊपर हैं वो ऑफिसर्स ये गेम नहीं करते पर नीचे वाले देखो बेईमानी की वजह, देखो बदनामी तो उनकी भी हो रही है ना, बड़ों की भी। देखो उससे क्या हो रहा है कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। नीचे वाले गलत काम कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, गिरदारी कर रहे हैं, लोग ऊपर वाले अफसर पे भी शक करते हैं। अभी ऊपर वालों को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्ट तो नीचे से आनी है, नीचे से रिपोर्टिंग ही गलत जाएगी ऊपर, रिपोर्ट जब देखो ऊपर एसएसपी को 100 काम होते हैं, और वो किस चक्कर, देखो वो खुद तो इतना काम होता है एसएसपी को, और जो रिपोर्ट देने वाले हैं वो खुद ही अगर रिपोर्ट देने खुद ही बिके हुए हैं, तो क्या सही रिपोर्ट देंगे? इसलिए क्या वो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, सैलरी नहीं ले रहे हैं? वो सैलरी से किधर मैडम किधर गुजारा होता है सैलरी से? हम लोगों ने भी तो गुजारे किए, हमने भी तो सैलरी में गुजारे किए। सैलरी से सुन रही गुजारे भी पता जिन्ना दा खर्चा ना सैलरी नाल नहीं होता। ये कहते सानू गड्डी से तेल नहीं मिलता, जिप्सियां तेल पाने वो नहीं मिलता, बड़ी कहानियां बनाते सर। एक मिनट भवानी, नहीं सब कुछ गवर्नमेंट देती है। हाँ भवानी ठाकुर जी, ये आपने एक पॉइंट उठाया था कि अभी हमने उठाया कि 13-14 साल के 15 साल के बच्चों को, 18 साल से कम बच्चों को ये जो मास्टरमाइंड है, ड्रग पेडलर हैं, ये यूज़ कर, सचमुच ही यूज़ हो रहा है। आपने पीछे देखा कि खजूरिया फूड पॉइंट है मीरा साहब में, वहाँ पे क्या हुआ कि 17 साल 16 साल के बच्चों ने वहाँ पे फायर कर दिया। और जब, क्योंकि ड्रग पेडलर बड़े चलाक हैं, और जब फायर किया उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड रखी, और जानबूझ के ड्रग पेडलर जो है वो 16-17 साल के बच्चों को यूज़ कर, वो उन पे केस नहीं पड़ता है, यानी कि उनका दिमाग बढ़ते। इसके मतलब उनके पीछे भी कुछ मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, जिनके जो ये पूरी प्लान करते हैं कि ये बंदा अमीर है, इसके बाद 2005 करोड़ है, इससे 20-50 लाख निकालो, डरा धमका के। फिर भी पुलिस ने अच्छा काम किया, बड़ी जल्दी उन्होंने वो पूरा जो नेक्सस था उसको ओपन किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये नेक्सस चला रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। एक तो वो हमारे जो यूथ है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनका फ्यूचर खत्म हो रहा है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगी, वो माइनर हैं, तो वो निकल जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे आसानी से। तो हमें चाहिए, जो इसके पुलिस हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको चाहिए कि वो पकड़े इनको भी, पर इनके थ्रू जो मेन क्रिमिनल है, मास्टरमाइंड है, उस तक पहुंचे और उसको उसके ऊपर एक्शन ले, तभी ये रैकेट खत्म होगा, तभी ये ड्रग्स पूरी तरह से खत्म होंगे। जब तक आप मेन मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, बच्चे पकड़ते जाएंगे, औरतें ऊपर पकड़ी जाएंगी, फिर छूट जाएंगी। तो ऐसा जब तक आप मेन मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जो हमारी अथॉरिटीज़ है वो बहुत स्मार्ट हैं, अगर वो चाहें तो वो पकड़ सकती हैं। बिल्कुल हाँ। तो उनको अपना पूरे एक्शन, पूरे दिल लगा के जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ना चाहिए, उन पे क्या कहते हैं शिकंजा कसना चाहिए, ताकि ये जो रैकेट है ड्रग्स का, जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है, जो हमारा यूथ हमारा फ्यूचर है,
इंडिया का जो फ्यूचर है उसको बर्बाद कर रहा है। तो अगर उनको वो बचाना चाहते हैं तो उन्हें इन मास्टरमाइंड्स को पकड़ना पड़ेगा। और जो वाइट कॉलर मास्टरमाइंड है, पुलिस को उन्हें पकड़ना चाहिए। देश की जनता आपके साथ है, जो ट्रू मीडिया है आपके साथ है। हम भी जम्मू कश्मीर पुलिस को कहना चाहते हैं कि जो वाइट कॉलर मास्टरमाइंड बने हैं उन पे एक्शन कीजिए। एक्शन ज़रूरी है। हमारे देश का सवाल है, देश के बच्चों का सवाल है, हमारे देश का भविष्य खतरे में है। ये जो प्लानिंग है ये आपको पता है कि पाकिस्तान से बनती है और इम्प्लीमेंट यहाँ हो रही है। क्यों हो रही है इम्प्लीमेंट? इसलिए हो रही है कि बीच में कुछ गलत लोग बैठे हैं। सर बताइए इसके बारे में। जी हाँ, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं इंडिया कमज़ोर हो और वो इन्वॉल्व कर रही हैं, वो यहाँ पे स्मगल कर रही हैं ड्रग्स। और कुछ जो हमारे वाइट कॉलर जो क्रिमिनल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें, और वो इस प्रोसेस का मिसयूज़ करके इनोसेंट बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। उनको ड्रग्स का एक तो वो एडिक्ट बना रहे हैं। ड्रग्स से एक तो फ्यूचर हमारा पूरा बर्बाद हो रहा है। जो ड्रगिस्ट होते हैं वो फ्यूचर क्या देखेंगे? तो हमारे को चाहिए कि ये जो स्मगलिंग हो रही है, कैसे आ रहा है, कैसे इंडिया में पहुंच रहा है ये ड्रग्स, वहाँ तक पहुँचे, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ जो है कि देखा जाए कहाँ से, कौन से बॉर्डर एरिया से ये ड्रग्स जो है हमारी स्टेट में या हमारी कंट्री में आ रहा है। वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए, वहाँ पे सर्वेलेंस रखनी चाहिए, पता करना चाहिए कि कैसे हो रहा है ये सब, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। जो छोटे ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उनके थ्रू पता लगाना चाहिए कि हु इज़ द बिगर क्रिमिनल, हु इज़ द मास्टरमाइंड, हु इज द सोर्स कहाँ से है, सोर्स कहाँ से है। और ये सोर्स को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरा जोर लगा देना चाहिए कि जो अगर आपने किसी से 1.5 ग्राम पकड़ा, 2 ग्राम पकड़ा, आधा, उसके पीछे तक जाना चाहिए। हम देखें सर, पुलिस मैडम पीछे तक नहीं जाती है वो, क्योंकि थोड़ा जोर लगा। हमने कितनी लंबी डिस्कशन की, जो लाइव चल रहा है। हम ये एडवाइस एंड सजेशंस फ्री में दे रहे हैं, गवर्नमेंट को फ्री में काम कर रहे हैं कि तो आपको मीडिया, ऐसे सर करना है। मीडिया में फायदा यह है कि लोग भी सुन रहे हैं हमारा चैनल पर। अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। मुझे काफ़ी दुनिया से भी मैसेज आते, दिल्ली जम्मू कश्मीर, काफ़ी लोग पसंद करके। हमारी डिस्कस जो होती है सर थोड़ी अलग होती है और पूरी सच्ची होती है। हम किसी के दबाव में डिस्कस नहीं करते हैं और हमने उन लोगों को चुना होता है कि जो फ्री में बोल सकें, यानी कि फ्री में, मतलब कि जो राय है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक, हायर अथॉरिटी तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये बातें पहुंचे, उनको पता लगे कि वाकई ग्राउंड में क्या हो रहा है। उनको क्या पता कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ये तो मीडिया की जिम्मेवारी है कि मीडिया ने ग्राउंड पता नहीं कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर ग्राउंड में करप्शन हो रही है, जिन लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है रिपोर्ट ही गलत दे रहे हैं, तो देश का जो भविष्य तो खतरे में होगा। जी बताइए हमें तो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आने वाला टाइम जो है वो खतरे में है। वैसे भी भगवान विष्णु ने तो यही कहा हुआ है कि लास्ट में कलयुग आएगा। वैसे भी हम खतरे में हैं। कलयुग आ चुका है, मेरे ख्याल में आ चुका है। जैसे उड़ता पंजाब, जम्मू पंजाब में उसने पैर पसा लिया। अभी जम्मू इतना उड़ता जम्मू बना नहीं है, पर जो हमें मतलब कि क्लूज मिल रहे हैं कि जो दुश्मन देश हैं वो पूरा जोर लगा दिया है कि किस तरह से भारत को कमज़ोर किया जाए। और कुछ बेईमान जो लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए सोचते हैं, मतलब कि अपनी तनख्वाह पे उनको गुजारा करना चाहिए, मतलब ईमानदारी से उनको काम करना चाहिए, मतलब हराम की कमाई की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और क्या, पर्टिकुलरली मैं एक मैसेज दूंगी अपने पुलिस में काम कर रहे अपने नौजवानों को, चाहे वो छोटी पोस्ट में है चाहे वो बड़ी पोस्ट में है, कि अपनी ही सैलरी में गुजारा करने की कोशिश करिए। अपनी फैमिली को भी वैसे ही सिखाइए और देश सेवा करिए जैसे कि 47 से पहले किया जाता था। और अपने फौजी भाइयों को भी यही अपील करूंगी और अपने वकील भाइयों को कि देखो, हमने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू लिया तो वहाँ पे एक ऐसे वकील साहब सामने आए, मुझे उनका सिंह साहब हैं, वो सरदार जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं फ्री में काम करता हूँ, फ्री में काम करूंगा। इंटरव्यू भी हमने ही लिया था, हरभजन सिंह का, डोमेस्टिक वायलेंस में। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी कॉपी करें बाकी लॉयर्स भी, कि आप लॉयर्स बने हो, आपका काम है इंसाफ दिलाना, आपका काम है इंसाफ दिलाना। आपका काम ये नहीं है कि एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना, एक बेगुनाह को डिप्रेशन में लाना, एक बेगुनाह को सुसाइड की कगार पे लाना। ये हमारे वकील भाइयों का काम नहीं है। तो मैं ये सब अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं, पत्रकार हैं, पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, या ये हमारे वकील भाई जो हैं, ये सारे, ये हम सब मिलकर जब एकजुट हो जाएंगे तो हम फिर से पहले वाला भारत, स्वर्णिम भारत को हम ला पाएंगे। हिंदुस्तान का कहते थे ना, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, तो हम फिर से आपने स्वर्णिम। ये किसकी नजर लग गई ये भारत देश को,
मतलब कि बीच में ही बैठे हैं कुछ गरदार, जिसकी वजह से देश हो रहा है जी बदनाम। और असल में वो पैसे के लालच में, मैडम एक्चुअली पैसे में लालच इतना है, ये बंदा इतना लालची हो गया कि पैसा देख के वो देश से गरदारी शुरू कर देता है। अभी तो रिलीजियस को थोड़ा रिलीजियस टच भी करते हैं, भाई ये पैसा देख के ये लोग कैसे गरदारी कर लेते हैं। जी, पैसा देके तो गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट पे हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपको देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म आप में होना चाहिए, आपका देश सबसे आगे होना चाहिए। आपको पैसा, अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उस रेम्यूनरेशन पे ही रहना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई इनकम कमाने के लिए आप अपने देश की क्या कहते हैं इंटीग्रिटी, उनके फ्यूचर यंगस्टर्स को बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो इनोसेंट मेल्स हैं उन पे कोई एलिगेशंस लगाना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, तो ये गलत होगा। क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट पे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो रेम्यूनरेशन इज़ इनफ। एंड आपके अंदर ये ग्रीड नहीं होनी चाहिए कि आप और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने देश की जो भविष्य है, देश की इज्जत है, देश की सॉवरेनिटी है, द रिलीजन्स के बीच में भेदभाव आप करवा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको क्या कहते हैं, एक होना चाहिए कि फाइनेंशियल ग्रीड आपको ओवरकम नहीं करनी चाहिए। आपको जितना आपकी रेम्यूनरेशन आपको मिल रही है उसमें आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो, रिलीजियस की बात आती है, आपने बात कही, रिलीजियस का पॉइंट महाभारत में भी उठाया गया। महाभारत में किसने उठाया? कर्ण ने। क्योंकि कर्ण जो था एक सूर्यवंशी था और राजपूत खानदान में पैदा हुआ था, मगर उसका पालन पोषण एक सूत ने किया था। सूत मीन्स छोटी जात। तो उस वक्त कर्ण ने कहा था कि अगर नीति ने ऐसे नहीं किया होता, होनी ने, अगर मैं सूत के घर में नहीं पलता, मेरा पालन पोषण नहीं होता, तो मुझे क्या पता होता कि गरीबों के साथ कैसे कैसे जुल्म किया जाता है, कैसे कैसे जुल्म होता है। तो उस वक्त उसने एक नारा, मतलब एक स्लोगन जो कर्ण ने बोला था, वो क्या था? परिवर्तन। उसने कहा जात पात को तोड़ो, रिलीजन को तोड़ो, हम सब एक हैं। जब हमारा कहते हैं कि ब्लड एक है, तो फिर हम जात पात क्यों? जब हमारे अंदर ब्लड एक है, उसका टेस्टिंग एक है, तो फिर कौन छोटा और कौन बड़ा, कौन छूत कौन अछूत? हम सब एक हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ नहीं लेके आता है, और हम लोग ही उसको धर्म सिखाते हैं। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा मेडिटेशन सेंटर भी लगाना चाहिए। हाँ। क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली ये जब करप्शन पे ये सारा सिस्टम चलता है, क्योंकि करप्शन जो इतनी चलेगी, आपने पटवारी बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे, तो मैं सारे पटवारी इकट्ठे करके इनको एक दिन महीने में एक बार इनको बड़े से कोई ज्ञानी आदमी को बिठा के कोई मेडिटेशन करवानी चाहिए और करप्शन के बारे में बताना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि द ह्यूमन बॉडी इज़ लास्ट एंड फाइनल चांस टू मीट द गॉड। ये बिल्कुल आखिरी मौका है, इनकी आत्माओं को जगाना पड़ेगा। देखो, हम आपके खिलाफ नहीं है, बस आपकी आत्माएं सो गई हैं, इनको जगाने के लिए सर अभी मेरे ख्याल में थोड़ा मेडिटेशन या धर्म के बारे में, कोई हर ग्रंथ में लिखा है करप्शन नहीं करनी, तो फिर भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आप करप्शन नहीं करनी चाहिए, करप्शन इज़ बैड, एंड मेडिटेशन करनी चाहिए। जी हाँ, मेडिटेशन सेंटर्स बनने चाहिए, थोड़ा सा उनको स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए दैट एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, और सब ह्यूमन बींग्स एक जैसे हैं। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज से इंसान में सेटिस्फैक्शन आती है, वो सेटिस्फाइड रहता है जो उसके पास होता है, उसको और फाइनेंशियल ग्रीड उसके अंदर नहीं आती। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन प्रोवाइड की जाए लोगों को, ऑफिशियल्स को, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे उनको एक नॉलेज आएगी कि दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, एंड ग्रीड फॉर मनी एंड फॉर दैट वी आर डूइंग बैड for our country, doing bad to our country and doing bad to anybody, that is wrong. So spiritual knowledge should be given, and meditation centers should be established everywhere, and meditation and spiritual knowledge is good. और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर तो मेडिटेशन इनको करवाइए, जो भी मतलब कि रेवेन्यू वाले हैं, जो पटवारी हैं, पटवारी पे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है। बड़े लोग कह रहे हैं ये पटवारी की कोठी दे, अपने नाम पे कोठी नहीं, कोठी किसी बीवी के नाम पे ले लेंगे, रिश्तेदार के नाम पे, उस पर कोठी पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं। पर सभी को पता है, आप अगर मैं फील्ड में जाऊँ ना, तो मेरे को अभी पता है कौन सी पटवारी, कहाँ कोठी है, कहाँ ज़मीन है। अगर मेरे को पता है तो CID वालों को पता नहीं है। भाई, ये बेईमानी का धंधा जो है, इससे देश बदनाम हो रहा है, लोग तंग आ रहे हैं।
सरकार ने ऑनलाइन भी किया अभी, तो ये ऑनलाइन होने के बावजूद भी करप्शन हो रही है, तो उसमें सरकार की गलती तो नहीं है, ये गलती उन लोगों की है जिनकी ब्लड में करप्शन चला गया है। वो लोग धार्मिक बने हुए हैं, बड़ा जी मैं बड़ा कट्टर हूँ जी, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। भाई अगर करप्शन कर रहे हैं आप कुछ भी नहीं है, आप जानवर से भी गए गुजरे। देखिए, ये कोशिश हम भी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट, जो भी जितने भी मतलब गलत चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर, उन सबके अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी फाइट करते आए। मगर अब ये सोचना तो सोसाइटी में सबको है ना। मेडिटेशन का पॉइंट आपने बहुत अच्छा दिया कि मेडिटेशन करने से, भगवान के साथ ध्यान लगाने से, क्योंकि एंड क्या है इंसान का, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है। जो अच्छे कर्म किए हैं फिर दोबारा उसी के अनुसार आप स्वर्ग लोक में जाओगे जब अच्छे कर्म करेंगे। 5 विकार हमारे मनुष्य के अंदर जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनका हमें त्याग करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का इन द एंड में जाके हम लोग भगवान को पूछते हैं। क्यों ना हम शुरू से ही पूजें। हम लोगों को ज्ञान, योग, दान और त्याग और लोगों की सेवा भावना, ये जो हर इंसान, ये नहीं है ज़रूरी कि जो साध्वी है या जो ब्रह्मा कुमार है या जो साधु संत है या महात्मा है वही योग लगाए। क्यों नहीं हम सबका गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही भगवान के साथ योग लगाएं। बड़ा अच्छा पॉइंट जी, बड़ा अच्छा पॉइंट मित्तू जी ने कहा है कि घर छोड़ के नहीं जाना है, हमें लड़ाई लड़नी है बीच में। देखो अगर सुधार लाना है तो समाज में रुकना ही पड़ेगा। ये नहीं हम घर छोड़ के अगर जंगल में चले गए तो जिनको भगवान ने पावर दी है मेडिटेशन की, उस मेडिटेशन की पावर से चेंज कैसे आएगी। बिल्कुल बड़ा अच्छा मित्तू राजपूत जी ने बड़े अच्छी बात कही। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। देखो अगर हमें ज्ञान हो गया, अगर हम घर छोड़ के चले गए, माँ बाप को छोड़ दिया, सबको, अगर समाज में बुराइयां हैं, करप्शन कैसे खत्म करेंगे। अगर वो लोग इस साइड पे चले गए, वो लोग घर छोड़ के चले गए, तो जो सच्चे लोग निकल गए, तो जिन लोगों को उम्मीदें हैं सच्ची आत्माओं से जो सच बोल रही हैं, अगर वही यहाँ से नहीं जिन रहना नहीं चले जाएंगे तो सुधार कैसे होगा। हाँ, वो तो सही कहा आपने कि गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थी में रह के प्रभु को ध्यान लगाना, भोलेनाथ का ध्यान लगाना, भगवान विष्णु को याद करना। फिर हमारे जो गुरु हैं, मतलब ओम, क्या बोलते हो आप सरदार जी? एक ओंकार। हाँ, ओंकारा बोलते हैं हम लोग, मुस्लिम धर्म में बोलते हैं, ज्ञान लोग बोलते हैं। तो वो सब जो है वो एक ही तो है। देखो मुस्लिम धर्म में भी देखो अल्लाह अकबर बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, और ठीक है। और मुस्लिम धर्म में भी ये भी लिखा है ग्रंथों में, भाई करप्शन नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, हराम की कमाई नहीं खानी है, ये लिखा हुआ है। और हमें घर में बैठ के ही गृहस्थ आश्रम में ही पता कि सारे ये फाइट लोगों को जागना पड़ेगा। ये एक बंदे का काम नहीं, मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू अभी लोग सुन रहे हैं, लोग जाग भी रहे हैं और काफ़ी चेंजेस भी आ रही हैं। नहीं देखो, मैंने खुद घर में मेडिटेशन रूम बनाया है। हम लोग यहाँ लाइव भी चलाते हैं। लोगों को भी मैं ज्ञान देती हूँ लाइव में, सोशल फेसबुक पे। तो ऐसे लोग अपने घर में एक स्थान बना के, कुछ लोगों ने तो बनाए हुए हैं, वहाँ पर हर ऑफिसर, हर महकमे के, रेवेन्यू के हो गए, पुलिस के हो गए, एडवोकेट्स हो गए, अपने अपने घरों में एक रूम बनाओ मेडिटेशन का, कि आपकी जो अंदर की आत्मा है वो जागे कि हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव डन फॉर द नेशन। अपने अंदर नेशनैलिटी जो है वो जगाइए। देखो देश के प्रति जो सेवा का भाव है वो होना ही चाहिए। जिस देश में रहते हैं उससे मतलब कि गरदारी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, दुश्मन देश से मिलके यहाँ ड्रग नहीं बिकवाना है, चिट्टा नहीं बिकवाना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बॉर्डर पे अगर कुछ लोग गलत लोग हैं उनको चिन्हित करना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर गलत है, अगर बॉर्डर से चिट्टा क्रॉस हो रहा है सर, उसके बारे में क्या, आगे क्रॉस तो हो ही रहा है ना, ड्रोन से कितना आएगा, ड्रोन से आ जाएगा मतलब कि 500 ग्राम। और जो बोरे के बोरे चिट्टे आ रहे हैं बॉर्डर से आ रहे हैं, इसके बारे में भी सरकार को सख्त होना पड़ेगा। कौन लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, इनसे भवानी ठाकुर जी से कोई, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं। जी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर पे, जो है क्या कहते हैं, काफ़ी मात्रा में जो है चिट्टा आ रहा है। तो
हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो पुलिस अथॉरिटीज़ है, उन्हें देखना चाहिए कि हु इज़ चेकिंग इट, कौन चेक कर रहा है कि वहाँ से कैसे आ रहा है, कैसे स्मगल हो रहा है, कौन से ट्रक्स में आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्राइवेट कार्स में आ रहा है, कौन लोग बैठे हैं घर बसा के बॉर्डरों में, जिन लोगों के घर हैं और बॉर्डरों में जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, क्या वो ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं नहीं, कैसे क्रॉस हो रहा है, हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जो वहाँ पे अथॉरिटी, जो ऑफिशियल्स वहाँ पे लगे हुए हैं, उनकी हेल्प के बिना जो है ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो कुछ ऑफिसर्स होंगे इन्वॉल्व, कुछ जो उस एरियाज में चेकिंग कर रहे हैं, लालच के पीछे, पैसे के लालच के पीछे, Because- और उनके चेक करना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए। जो ऑफिसर लगे हुए हैं, मैंने आर्मी ऑफिसर की भी जो मतलब कि लगे हुए हैं, उनकी भी, सभी को नहीं कह रहे, कुछ हो सकता है 100 में 1-2 बंदे गलत हों, उनको चेक करें कहाँ प्रॉपर्टी। सुनने में आया कि उधर भी यही गेम चल रही है, रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी, फलाने के नाम प्रॉपर्टी, फलाने के नाम मकान। ये भी मुझे सोर्सेज से पता लगा है, क्योंकि हमारी सोर्सेज जो है जनता ही सोर्स है, हमारी जनता ही हमें बताती रहती है। जी बताइए आगे। जी हाँ, जैसे अगर पता चल रहा है कि कौन सा ऑफिशियल इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कैसे स्मगल हो रहा है। बिकॉज ये जो क्या चिट्टा है, दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर कंट्री एंड फॉर द यंग जनरेशन, एंड द गवर्नमेंट शुड टेक एवरी स्टेप एसेंशियल टू रिमूव दिस ड्रग अब्यूज़। तो ये चिट्टा नहीं है, जहर है, ये जहर नहीं है, कहर है, और कहर बच्चों पे बरस रहा है। सिर्फ मैंने एक बार फिर बोल रहा हूँ, जैसे ये चिट्टा नहीं है, जहर है, जहर नहीं कहर है। ये बच्चे मरेंगे, जो खाएगा 100% गारंटीड है वो जाएगा, इस दुनिया से जल्दी छोड़ जाएगा। आपके घर का सामान बिक जाएगा। बच्चे चोरियां कर रहे हैं गलियों में, बल्ब रोड से वो जो लोहे का सामान वहां तक गायब हो चुका है। बड़ा ये हम देश के लिए खतरा है। अर्निया की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ कि ये जो चिट्टे वाले हैं, अब क्या हो रहा है कि बल्ब चोरी, जितनी चोरी हो रही है मैक्सिमम यही लोग कर रहे हैं, स्नैचिंग ये कर रहे हैं, क्योंकि चिट्टा महंगा पड़ा है। वो बोलते हैं लाओ जी पैसे, वहां से चोरी करके चिट्टा लेके जा रहे हैं। वो अब जनता को जागना पड़ेगा। जैसे उस दिन तो हम बहुत ही हैरान हो गए जब आपका वो लाइव देखा कि इतना, मतलब ये तो वही पंजाब उड़ रहा है, तो ये जम्मू भी उड़ रहा है। उड़ता जम्मू, ये बिल्कुल उड़ता जम्मू बन रहा है। और फिर भी हमारी मुलाकात हुई थी एसएसपी जम्मू से। पुलिस अच्छा काम कर रही है। देखो, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो बात कैसे बनेगी। आप लोगों से मैं फिर एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ऊपर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन जो है वीडियो बनाओ। आपके मोहल्ले में चिट्टा बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, ये हम हायर अथॉरिटी तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। हमने सभी ने मिलजुल के, पुलिस के साथ मिलके, प्रशासन के साथ, लोगों के साथ मिलके ये सारे ड्रग को अपने देश से ख़त्म करना है। सर वीडियो को सर क्लोज करते हैं, आप जरा कैमरे के पीछे जाके क्लोज कीजिए, ठीक है? या ठीक है, चलो आप चलो मैडम जी आप लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट बताइए, फिर मैं वीडियो क्लोज करूँ। आज कैमरा मैन मेरे साथ नहीं है। बैठिए सर, बैठिए, आप वीडियो क्लोज करने के लिए बोल दीजिए। हाँ, मैं तो एक मैसेज यही छोड़ूंगी, एडवाइस एंड सजेशंस भी दूंगी कि इन सब लोगों को फिर से अपील करती हूँ, चाहे वो भाई मेरे पुलिस के हैं, आर्मी के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, या वकील हैं कोर्ट कचहरियों के अंदर, कि हम सब मिलके, और सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओज़ को अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर एक हो जाएं। एक के हाथ में कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। हम सब जब मिल जाएंगे तो ये सब चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप शेयर भी करें, कमेंट, लाइक एंड शेयर इस वीडियो पर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना जरूरी है। जानकारी यानी कि और लोगों तक पहुंचे, जानकारी जान के। कोई मीडिया का यही काम है कि जो सच है वो हमें देश की जनता के आगे लाना। वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर।